Hello everyone, my name is Diksha. In today's video we will solve English Grammar Test 2। ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटीके, जीआईसी, एसएससी, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो या नॉन टीचिंग का एग्जाम हो जिसमें ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सीरीज़ हमारी ऐसे ही चलती रहेगी और इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका इंटायर सिलेबस का रिविज़न हो जाता है। तो चलो स्टार्ट कर। एंड हाँ, वीडियो के एंड में अपना इसको जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 5 जज बेंच डैश अपॉइंटेड टू डिसाइड द केस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर वर होगा, हैज़ होगा, वॉज होगा या फिर वर का यूज होगा। देखो क्या बात करी जा रही है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन दिया गया है। बेंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन्स लाइक बेंच, टीम, ज्यूरी आर ट्रीटेड एज सिंगुलर व्हेन एक्टिंग एज वन यूनिट। यहाँ पर एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ वॉज का यूज होगा, अपॉइंटेड इज करेक्ट, तो वॉज अपॉइंटेड हो जाएगा। 5 जज बेंच वॉज अपॉइंटेड टू डिसाइड द केस। 5 जजों की जो क्या थी, बेंच थी, उसने मामले का निर्णय लेने के लिए नियुक्त किया गया था उसको। जो यहाँ पे एक यूनिट की तरह काम किया। जब भी एक यूनिट की तरह काम करेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इफ मेंबर्स एक्ट सेपरेटली प्लूरल में बी यूज्ड। अगर अलग अलग काम करेंगे तो प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, इसीलिए इसमें जो राइट ऑप्शन जाएगा वो वॉज हो जाएगा। हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, फिश एंड राइस डैश हिज फेवरेट फूड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हैव होगा, हैज़ होगा, इज होगा या फिर हैविंग का यूज़ होगा। अब आप सोच लो, मछली और चावल उसका पसंदीदा भोजन है। देखो, फिश एंड राइस टुगेदर फॉर्म वन डिश, सो सिंगुलर वर्ब इज आएगा यहाँ पर। एक क्या बना रहे हैं? एक ही डिश की बात कर रहे हैं, वन डिश हो रहा है यहाँ पर, मतलब एक कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। जब एक कॉम्बिनेशन की बात होगी, जैसे ब्रेड एंड बटर इज टेस्टी, इस तरीके से, तो व्हेन टू आइटम्स फ्रॉम अ सिंगल आइडिया यूज सिंगुलर, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जब एक कंबाइंड डिश की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अलग अलग बात होगी तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। तो जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, हैमर एंड सिकिल हो गया, राइज एंड फॉल हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया। इस तरीके से जो नाउन्स होती हैं वो क्या करती हैं, एक यूनिट की तरह जब काम करती हैं तो वहाँ पर हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, सब्स एंड सब्सटेंस हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइज एंड फॉल हो गया। तो ये सब क्या लेती हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगी, क्योंकि ये एक यूनिट की तरह काम करती हैं, एक पेयर वर्ड की तरह काम करती हैं। तो फिश एंड राइस इज हिज फेवरेट फूड हो जाएगा। राइट ऑप्शन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में इज। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग। इसका हमें पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। साइकिल को तेल लगाने की ज़रूरत है, तो इसमें हमें पैसिव बनाने के लिए स्टेप जो फॉलो करने हैं वो क्या हो जाएगा, द बाइसिकल नीड्स ऑयलिंग। हियर ऑयलिंग इज अ जेरेंड। क्या है? एक जेरेंड की तरह काम कर रहा है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। फंक्शनिंग लाइक अ नाउन, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका मीनिंग ये निकल रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू ऑयल द बाइसिकल। ये ज़रूरत है, इसको ऑयल लगाने की ज़रूरत है। तो पैसिव वॉइस रूल फॉर वर्ब लाइक, जैसे नीड हो, वांट हो, रिक्वायर हो, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैटर्न होता है वो होता है नीड, वांट, रिक्वायर प्लस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन जो वो सी हो जाएगा, द बाइसिकल नीड्स टू बी ऑयल्ड। हम टू बी का यूज़ करेंगे। नीड जैसी जो वर्ब्स होती हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो राइट ऑप्शन का द बाइसिकल नीड्स टू बी ऑयल्ड हो जाएगा, साइकिल को तेल लगाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल को क्या समझा था, क्या समझा है, नीड, वांट, रिक्वायर हो, तो इन सब के साथ में प्लस टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, तो नीड्स टू बी ऑयल्ड का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास में, इफ आई डैश अ मैप आई डैश लैंड इट टू यू। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यदि मेरे पास मैप होता तो मैं तुम्हें जरूर देता या उधार देता। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, हैव वुड होगा, हैड विल होगा, हैड वुड होगा या फिर हैज विल। देखो ये पहले सेंटेंस समझ लो, ये क्या है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? दिस इज अ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस describe an unreal और hypothetical situation in the present और future। ये एक इमेजनरी बात करता है। देखो, यदि मेरे पास मैप होता, अभी मैप है भी नहीं तो मैं देता, कितनी बड़ी बात कर रहा है यहाँ पर। सोचो, एक अनरियल हाइपोथेटिकल इमेजनरी बात कर रहा है, सोच रहा है मन में, होता तो देता। तो ये बात करता है प्रेजेंट की भी और फ्यूचर की भी बात करता है। तो इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस पास्ट टेंस, वुड प्लस बेस फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा इफ आई हैड अ मैप
हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये। आई वुड लैंड इट टू यू, एक पॉसिबल रिजल्ट इन इमेजिनेशन हो सकता था। ये हाइपोथेटिकल बात है, पर जो रिजल्ट है वो ऐसा हो सकता था। क्या हो सकता, एक पॉसिबल हो सकता था। इसलिए हम इफ आई हैड अ मैप आई वुड लैंड इट टू यू, यदि मेरे पास मैप होता तो मैं तुम्हें देता। कंडीशनल सेंटेंस है, ये याद कर लो, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर है वो भी देख लो। इफ प्लस पास्ट टेंस होता है, वुड प्लस बेस वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा, इफ आई हैड अ मैप आई वुड लैंड इट टू यू हो जाएगा। देखो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। देखो जीरो जो होता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो फैक्ट बताते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य पूरब से उगता है, इस तरीके से। और जैसे पृथ्वी गोल घूमती है, इस तरीके से। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या बताता है, पॉसिबल फ्यूचर बताता है। क्या बताता है, इफ, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट विल प्लस बी वन। जैसे इफ इट रेन्स बी विल स्टे होम। सेकंड क्या बताता है, सेकंड इमेजिनरी प्रेजेंट और फ्यूचर बात करता है। जैसे क्या बता देगा, इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू गोवा, यदि होता तो मैं गोवा जाता, इस तरीके से बात करता है। थर्ड जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो इमेजिनरी पास्ट की बात करता है। जैसे कि इफ आई हैड स्टडीज आई वुड हैव पास्ट, यदि मैंने कठिन मेहनत की होती तो मैं पास हो गया होता। तो इस तरीके से ये थर्ड बताता है। क्या बताता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस बी थ्री। हम किसी वीडियो में डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आते जाएंगे, बार बार हम इनको समझेंगे तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज हार्डली डैश प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, मैनी होगा, सम होगा, एनी होगा या फिर फ्यू का यूज़ होगा। शायद ही कोई समस्या है जो उसे विचलित करती है। इस तरीके से जब बात होगी तो ये आपका होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इसमें राइट ऑप्शन मैनी होगा, सम होगा, एनी होगा या फिर फ्यू होगा। तो ये आपका होमवर्क है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही जो बात होती है। तो इसमें ये आपका होमवर्क है। आप लोग मुझे कॉमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्लैश एंड ब्लड। तो इसमें ये राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें ये ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। तो इसमें बताना आपको, इसका मतलब होता है, क्या होता है, इंसानी स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर की जब बात करता है। क्या करता है, ह्यूमन नेचर। इसका होता है ह्यूमन नेचर यानी इंसानी स्वभाव की बात करता है। जैसे ही इज ओनली फ्लैश एंड ब्लड, इसका मतलब हो गया ही इज ओनली ह्यूमन यानी वो सिर्फ इंसान है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आदित्य वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर बिकॉज ही वॉज बैट बिहाइंड द ईयर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अंडर एज होगा, इल मैनर्ड होगा, इनएक्सपीरियंस्ड होगा या फिर अनट्रस्टवर्दी होगा। तो इसमें अंडरलाइन जो सेंटेंस है वी बैट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है, क्या होता है, इसमें हमें ये बताना है कि इसको आप एक्सचेंज करके कौन सा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है। सिलेक्शन किस लिए नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं था। तो यहाँ पर इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुभव विहीन होता है इसका आंसर। ईडियम फॉर अ नोवाइस यानी अनुभव विहीन, जो नए लोग होते हैं उनके लिए हम इन एक्सपीरियंस यानी बैट बिहाइंड द ईयर्स का यूज़ करते हैं। अनुभव नहीं है उसको, वो अनुभवहीन है। तो यहाँ हो जाएगा राइट ऑप्शन, वो क्या है, ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है प्लीज़ हेल्प मी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या बता रहा है, कृपया मेरी मदद करें। तो आपसे मदद करने का अनुरोध किया जा रहा है। यहाँ पर उससे क्या बोल रहा है कि मेरी मदद कर दो। तो यहाँ पर जब भी प्लीज़ वर्ड आए तो इसको याद कर लो, प्लीज़ शोज अ रिक्वेस्ट, पैसे हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। जब भी प्लीज़ होता है तो वहाँ पर हम हमेशा जो स्टार्ट करते हैं वो यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसको हम टू से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ते हैं, टू से जोड़ देते हैं। याद रखना है प्लीज़ शोज अ रिक्वेस्ट और पैसिव में इसका यू आर रिक्वेस्टेड से टू से जुड़ के आगे का पूरा सेम हो जाता है। तो राइट ऑप्शन का सी हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास में, द कैट लिक द सॉसर क्लीन। तो इसमें हमें ये बताना है, इसका ऑर्डर बताना है हमें। बिल्ली ने जो सॉसर था, प्याला था, वो चाट कर साफ कर दिया। तो इसमें द कैट क्या है, सब्जेक्ट है। और लिक्ड क्या है, लिक्ड इसमें वर्ब की तरह काम कर रहा है, वर्ब है। सॉसर क्या है, और सॉसर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और जो क्लीन है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डेस्क्राइब सॉसर, यहाँ सॉसर को बता रहा है। तो अब यहाँ हो जाएगा, जो ऑर्डर हो जाएगा एस बी ओ सी यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो एस बी ओ सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू। कोई भी ऐसे खर्च नहीं करता जैसे तुम करते हो। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि नाउन क्लॉज है, पोजिशनल क्लॉज है, एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्बियल क्लॉज है।
देखो आइडेंटिफाई द क्लॉज, द वे यू डू हैज़ अ सब्जेक्ट यू एंड अ वर्ब डू, सो इट इज़ अ क्लॉज। और ये यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, ये यहाँ पर क्या बता रहा है, इट डिस्क्राइब हाउ, HW हाउ मनी इज स्पेंड, कैसे पैसा खर्च हुआ है। तो ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, स्पेंड्स को कर रहा है, यानी वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब करता है, इसलिए ये एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। तो क्या निकला, सिंस इट टेल्स हाउ द एक्शन इज डन इट इज एन एडवर्बियल क्लॉज। अंडरलाइन पार्ट, द वे यू डू, इसमें सब्जेक्ट यू है और वर्ब डू है। ये क्या बता रहा है, पैसा करने का तरीका कैसा था, तो इसकी बात कर रहा है, इसलिए क्या है, ये एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा। और ये एडवर्बियल क्लॉज जो होती है वो क्या बताती हैं, एडवर्ब क्लॉज हमेशा टाइम बताती है, रीजन क्लॉज बताती है, कंडीशन बताती है, मैनर बताती है कि किस तरीके से काम किया गया है। जैसे वह गान गाती है, जैसे वह पेशेवर हो, जिस तरीके से शी सिंग एज शी वर अ प्रोफेशनल, तो इस तरीके से जी क्या बताते हैं, रीजन, कॉज, कंडीशन, मैनर और किस तरीके से काम किया गया है मैनर में, ये बताता है। तो ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएंगे। तो उनको याद रखना है, प्लेस की भी बात करता है, एडवर्ब क्लॉज करता है। तो यहाँ पर वो स्पेंड यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई करता है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट। तो इसमें आपको पोलाइट में क्या बताना है, प्रीफिक्स बताना है, यानी आगे क्या जोड़ा जाए जो एक सही वर्ड इसका फॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे इम्पोलाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्पोलाइट हो जाएगा, क्योंकि इम का मतलब जो होता है वो होता है नॉट, यानी नहीं। ये कब किसके आगे लगता है, बिफोर BMP। जब भी कोई वर्ड आपका किससे स्टार्ट हो, बी से स्टार्ट हो, और किससे स्टार्ट हो, एम से स्टार्ट हो, पी से स्टार्ट हो, तो उनके आगे इम लग जाता है, इम प्रीफिक्स उनके आगे हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर इम पोलाइट, पोलाइट में पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इम का यूज़ किया है, तो यहाँ हो जाएगा इम पोलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इम IM को यहाँ पर यूज़ करके क्या बना दिया है, एक प्रीफिक्स ऐड करके इम्पोलाइट वर्ड को फॉर्म कर दिया यहाँ पर। उसी तरीके से अन भी लगता है, अन लगता है किसके लिए, नॉट पॉसिबल के लिए लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉम्पैक्ट मीन्स, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, यानी छोटा करके रखा गया, यानी ए पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस। क्या हो जाएगा, पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस। कॉम्पैक्ट पाउडर आते हैं ना जो लेडीज यूज़ करती हैं, गर्ल्स लगाती हैं, तो फेस पाउडर की तरह यूज़ होता है कॉम्पैक्ट। तो ये वही है, कॉम्पैक्ट का मतलब पुट टुगेदर इन अ स्मॉल प्लेस, एक साथ छोटी जगह पर रख देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, बूम द फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडेड, द वर्ड बूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब भी आप कोई भी आवाज़ की बात हो, किसी जैसे द बीज बर्स्ट अराउंड द फ्लावर्स, द स्नेक हिस्ड, आई हर्ड द डोर क्रैक इन द डार्क, तो इस तरीके से जब बात होती है, किसी भी साउंड की बात होती है, तो वहाँ पर ओनोमोटोपोइया होता है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो है वो अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, अलिट्रेशन हो गया। सभी को समझते हैं एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस भी रिपीटिशन होता है, बट रिपीटिशन ऑफ अ वॉवल साउंड होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलिट्रेशन। कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर इन द वर्ड। जैसे थिंक में एन रिपीट हो रहा है, बैंक में एन रिपीट हो रहा है। और रिपीटिशन क्या होता है, सिंपल रिपीटिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज फॉर इफेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश अ डिलेमा अनेबल टू चूज डैश टू इक्वल अनअपीलिंग ऑप्शंस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, किसी निर्णय को लेकर दुविधा में होना। तो यहाँ पर क्या बात करें, डिलेमे का मतलब होता है दुविधा में होना। फर्स्ट में तो इनका यूज़ होगा और सेकंड ब्लैंक में बिटवीन का यूज़ होगा, क्योंकि बिटवीन का यूज़ दो विकल्पों के बीच में यूज़ करते हैं, और अमंग का यूज़ जो होता है वो 3 या 3 से अधिक के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या, बिटवीन का यूज़ होगा। तो हो जाएगा इन अ डिलेमा अनेबल टू चूज बिटवीन टू इक्वली अनअपीलिंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ए हो जाएगा, इन हो जाएगा और बिटवीन हो जाएगा। दो की बात कर रहा है ना, दो ऑप्शन की, तो इक्वल बात कर रहा है, तो यहाँ दो के लिए हमने बिटवीन का यूज़ किया, और दो से ज़्यादा होती तो वहाँ यहाँ पर हम अमंग का यूज़ करते। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता, डी हो जाता, क्योंकि यहाँ पर दो है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, हमने बिटवीन का यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर इन इंडिया। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर जो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? दा का यूज़ करेंगे, क्योंकि गंगा एक स्पेसिफिक और यूनिक रिवर का नाम है। जब हम किसी भी खास चीज़ की बात करते हैं, जैसे कोई रिवर हो गई, माउंटेन हो गया या फिर कोई ओशन हो गया, तो हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द मून, उसी तरह द गंगा हो जाएगा। सेकंड ब्लैंक में हम ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि सेक्रेड रिवर एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर गंगा इंडिया में एक पवित्र नदी है, लेकिन यह दुनिया की इकलौती नदी नहीं। सो यहाँ पर ये किसी सेक्रेट खास रिवर की बात नहीं कर रहा है, स्पेसिफिक रिवर की बात नहीं कर रहा, बल्कि एनी वन यानी कोई भी सेक्रेट रिवर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द बेस्ट एंटोनिम फॉर एफीमेरल। तो एफीमेरल को हमें उल्टा बताना है। एफीमेरल का मतलब होता है अस्थायी, जो हो, जो क्षणिक हो, थोड़ी देर के लिए हो। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हमें बताना है, वो हो जाएगा सी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। एफीमेरल मीन्स होता है अस्थायी, परमानेंट मीन्स होता है स्थायी। तो एंटोनिम हमें जानना था, इसलिए क्या हो गया? परमानेंट हो गया। और क्या होता है परमानेंट का? और भी देखते हैं। परमानेंट के साथ में लास्टिंग हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएगा परमानेंट के। लास्टिंग हो जाएगा, जो लास्ट तक चले, इटर्नल हो जाएगा। तो ये सारे इसके परमानेंट के सिनोनिम है। एफीमेरल का मतलब होता है अस्थायी, जो चीज़ थोड़ी देर के लिए हो। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, जो बहुत देर के लिए हो। तो हमने उल्टा देख लिया, इसका एंटोनिम समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास में? डैश ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट स्ट्रेट टू बेड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें आप सोच लो, इसमें क्या होगा? यहाँ पर जो यूज़ होगा वो होगा एज सून एज का, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम क्लॉज टेल्स व्हेन द एक्शन हैपन। तो एज सून एज का मतलब है जैसे ही, तो सेंटेंस हो जाएगा एज सून एज ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट स्ट्रेट टू बेड। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, वह सीधे बिस्तर पर चला गया। तो ये क्या है? ये टाइम क्लॉज है। ये क्या बताता है कि एक्शन कैसे हुआ है, कब हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एज सून एज, यानी सी हो जाएगा। टाइम क्लॉज कौन कौन सी होती हैं? व्हेन, व्हाइल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, ये सारी होती हैं टाइम क्लॉजेज होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये पंचुएशन का क्वेश्चन है। चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। इसमें आपको करेक्ट जो पंचुएशन यूज़ हुआ है जिस सेंटेंस में, वो बताना है। तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर बता रहा है शी आस्क्ड कॉमा एंडेड कॉमा आर यू कमिंग। तो बी और सी एक जैसे टाइप हो गए हैं बाय मिस्टेक, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे। शी आस्क्ड कॉमा इन्वाइटेड कॉमा आर यू कमिंग क्वेश्चन मार्क, फिर हमें इससे बंद करना है। कॉमा बिफोर कोटेशन, याद रखना है डायरेक्ट स्पीच में। कोटेशन मार्क इनसाइड कोटेशन बिकॉज द सेंटेंस इज अ क्वेश्चन। उसने पूछा क्या तुम आ रहे हो? ऑलवेज चेक पंचुएशन इनसाइड कोट इफ इट बिलोंग्स टू द कोट, कॉमा सेपरेट्स रिपोर्टिंग क्लॉज फ्रॉम कोटेशन। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ हो जाएगा बी और सी में दोनों में सेम दिया है, तो यहाँ राइट ऑप्शन रहेगा बी और सी दोनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो यहाँ पर जॉन माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। देखो याद रखना है नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर दोनों साइड कॉमा चाहिए, नीड्स कॉमास ऑन बोथ साइड्स। तो जॉन मेरा भाई डॉक्टर है, तो जॉन के बाद में माई ब्रदर, दोनों के साइड में कॉमा आएगा। नॉन एसेंशियल क्लॉजेस यूज कॉमा, दोनों साइड चाहिए। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो नो कॉमा। तो यहाँ पर माई ब्रदर एक्स्ट्रा है, तो जॉन के बाद कॉमा, माई ब्रदर के बाद कॉमा, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्लोज टेस्ट है। ये भी एक हर एग्जाम में पूछा जाने लगा है। तो ये क्या है? भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी उस पर है। भोपाल गैस ट्रेजिडी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो यहाँ पर क्या पता है? भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया का सबसे भयंकर औद्योगिक दुर्घटना के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा की जो बात हो रही है, वर्ल्ड का सबसे जो खतरनाक औद्योगिक जो हुआ था, जो त्रासदी हुई थी, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम वर्स्ट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? WORST वर्स्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि सबसे भयंकर की बात हो रही है। क्या हो रही है? सबसे ज़्यादा की बात हो रही है, इसलिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव टू शो मोस्ट टेरिबल डिजास्टर, इसको याद रखना, इसलिए हमने वर्स्ट का यूज़ किया है बहुत ज़्यादा बताने के लिए। नेक्स्ट है 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट क्या हुई थी? लीक हुई थी वहाँ से। ऑप्शन के बिना ही समझ में आ रहा है हमें क्या हुई थी। यहाँ से फ्लोट नहीं हुई थी, इमिटेड नहीं हुई थी, रिलीज नहीं हुई थी। रिलीज कैसे होगी? किया थोड़ी था, लीक हुई थी ना, वहाँ से गैस तो निकली थी ना। बहुत सारे लोगों की जब डेथ हुई थी तो लीक्ड हुई थी। नेक्स्ट फ्रॉम स्टील कंटेनर डैश द कार्बन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एंड रिलीज्ड क्लाउड ऑफ, किसका निकला था? तो यहाँ पे एट का यूज़ होगा, क्योंकि करेक्ट प्रोपोजिशन फॉर लोकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमने एट का यूज़ किया है।
फैक्ट्री में या कंटेनरों में भरी थी, वहाँ से निकली थी। और ये गैस कैसी थी? क्लाउड ऑफ डेथली गैस थी, यानी घातक गैस थी, जैसे जान निकल जाए उस तरीके की गैस थी। घातक गैस का बादल छोड़ दिया इसने आसमान में जाकर। तो यहाँ पर इनक्योरेबल, अबोमिनेबल, यहाँ पे मर्सीलेस नहीं थी, यहाँ पर डेथली का यूज़ होगा। डेथ देने वाली थी, मृत्यु देने वाली थी, घातक। कॉमन सेंस को यूज़ करके हमने सारे ऑप्शन के आंसर निकल गए हैं, हमारे देखते ही निकल गए हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने अपना स्कोर भी बताना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, और ऐसे ही आपको क्रॉस टेस्ट मिलते रहेंगे। और ऐसे ही हमारी ये सीरीज चलती रहेगी ग्रामर की टेस्ट की, इससे आपका बढ़िया रिवीजन हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना होमवर्क मुझे कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो रेड हार्ट कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।